इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि कोरोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है जिसमें जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरह काम करता है और जो इम्प्योर मेटल है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप स्टेटमेंट 2 की बात करें, द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। तो दूसरा स्टेटमेंट जब देखें तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन होते हैं उसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से हम एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं हम क्या? एनोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है और एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है कि कैथोड पे क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। तो कोरोजन के केस में क्या होगा? कोरोजन के केस में जो प्योर मेटल है वो आपका एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि यहां से आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। जैसे आयरन है, आयरन अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरह काम करेगा। और जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल जैसे आयरन में क्या होता है? आपका कॉपर होता है, ठीक है। कई बार कार्बन की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये इम्प्योरिटीज आपके कैसे काम करती है? ये इम्प्योरिटीज हमारा कैथोड की तरह काम करती हैं। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इस पे क्या रिएक्शन होगी? तो यहाँ पे रिएक्शन होती है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बना देगा? वाटर। तो जो आपका कोरोजन का मेनली प्रोसेस होता है वो होता है एनोड पे, ठीक है। एनोड पे प्रोसेस होता है कोरोजन जो होता है। जो आपका कैथोड है ये क्या करता है? ये इस कोरोजन को क्या करता है? सस्टेन करता है। खुद डिग्रेड नहीं होता है कैथोड, लेकिन जो एनोड है उसको डिग्रेड करता है। कैसे? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और वाटर बनाता रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी, तो ये जो आयरन है फर्दर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं ये कैसा है? ये है एसिडिक मीडियम। तो जो कोरोजन है वो ज्यादा किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। अगर आप एल्केलाइन या न्यूट्रल मीडियम में देखें तो इसकी रिएक्शन होती है इस तरह से। तो एल्केलाइन या न्यूट्रल मीडियम में ये क्या देता है आपको? हाइड्रोक्साइड आयन देता है रादर देन वाटर। तो ये जो फिनोमिना है ये ज्यादा किस में होता है? ये होता है ज्यादा एसिडिक मीडियम में। तो इसका मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन है द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स इज। तो आपको बताना है जितने आपको ये एल्केन्स दिए हुए हैं इनमें से किस में 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालते हैं। देखिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन वो होंगे जो सेकेंडरी कार्बन से क्या हो? अटैच हो। अब देखिए, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन वो होता है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, मीन्स अटैच्ड ओनली विद 1 कार्बन, ठीक है। और आपका सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन होता है जो 2 कार्बन से अटैच हो। टर्शरी कार्बन कौन सा होता है? जो 3 कार्बन से क्या हो? अटैच हो। और अगर आपका क्वाटरनरी बोले तो कौन सा होता है? जो आपका 4 कार्बन से अटैच हो। तो हमें कौन सा देखना है? ऐसा कार्बन जो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला है 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें? जो इनकी प्रिंसिपल चेन है उसको बना ले। प्रिंसिपल क्या है आपका यहाँ पे? ऑक्टेन, इसमें हेक्सेन, इसमें पेंटेन और इसमें हेप्टेन, राइट। तो पहले ऑक्टेन बना लेते हैं, ठीक है।
तो ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन एटम्स होंगे। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर आपका आ गया पेंटेन, तो पेंटेन के लिए 5 1 2 3 4 5। फिर आ गया आपका हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें क्या करना है, आपका जो प्रीफिक्स है वो देखिए, प्रीफिक्स क्या है इसमें 4 इथाइल, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ये हो गया 4 इथाइल, राइट। फिर 3 4 डाई मिथाइल, तो 1 2 3, तो डाई मिथाइल है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हो गया 4 इथाइल, इथाइल का मतलब ये हो गया, और ये हो गया 3 4 डाई मिथाइल, राइट। फिर इसमें आ जाएगा आपका 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, तो 1 2 2 2 और फिर 4 4 3 4 4 4 टेट्रा मिथाइल। फिर थर्ड वन में है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। नेक्स्ट वन है 2 2 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 5 टेट्रा मिथाइल, तो 2 1 2, फिर आ गया 3 4 5 टेट्रा मिथाइल, एक यहाँ पे 4 पर एक यहाँ पे 5। तो आपको मैंने बता दिया सेकेंडरी कार्बन कैसे पहचानेंगे। तो इसमें देखिए, ये वाला कार्बन तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन जो एटम है ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। तो ऐसे हम सेकेंडरी कर लेंगे, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। अब ये देखिए, ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 और एक 3, तो ये टर्शरी हुआ, तो ये वाला नहीं है, लेकिन ये वाला है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो ये सेकेंडरी। ये तो आपका क्वाटरनरी हो गया, क्योंकि कितने कार्बन है इसमें, 4, 1 2 3 4, 4 से अटैच है। ये आपके प्राइमरी हुए, क्योंकि ये वाला कार्बन भी एक से अटैच है, ये वाला भी एक से अटैच है, एक सेकेंडरी ये हुआ, और ये आपका प्राइम। तो इसमें कितने आपके टोटल सेकेंडरी कार्बन हुए, 1 2 3 4 5। तो आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हुए, देखिए एक सेकेंडरी हाइड्रोजन पे, एक सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे है ना, सेकेंडरी ऐसे बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो एक सेकेंडरी पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, तो 5 पे कितने होंगे, 10। यहाँ पे देखिए कितने सेकेंडरी, एक ये रहा, ये क्वाटरनरी होगा, एक ये रहा, तो इसमें कितने हैं, 2 सेकेंडरी, तो 2 सेकेंडरी पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 4। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, एक सेकेंडरी ये रहा और बाकी नहीं है, तो इस पे हो गए 2। इनमें देखिए एक सेकेंडरी ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया, 2 सेकेंडरी हैं, तो इसमें हो गए आपके 4। तो आपका 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन किस में है, थर्ड वाले केस में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। Question number 21 है, the compound with molecular formula C6H6 which gives only one mono-bromo derivative and takes up 4 moles of hydrogen per mole for complete hydrogenation has इतनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है इतने 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सबसे पहले है कि द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है, तो एक कंपाउंड तो ये हो सकता है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आपके कार्बन कंप्लीट हो गए, और फिर आपके 6 ही हाइड्रोजन है, तो एक तो ये हो सकता है, और एक आपका हो सकता है ये वाला, ठीक है। 3 कार्बन नीचे और 3 कार्बन आपके हो गए किसमें, चेन में। तो जब मोनोब्रोमिनेशन आपका होगा, तो जो इसका मोनोब्रोमिनेशन होगा इन दोनों का, तो ये क्या देंगे, तो जो आपका sp3 कार्बन है वहां पे ये क्या दे देंगे, आपका मोनोब्रोमिनेशन, और यहाँ पे किसी भी एक आपके डबल बॉन्ड पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका मोनोब्रोमिनेशन डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए 2 to 4 to 6 to 8, और इसमें होंगे 2 to 4 to 6, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। नंबर 22 है कि आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू, जहाँ पे x और y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नियोबियम और रुदेनियम के d ऑर्बिटल्स में। तो नियोबियम का जो एटॉमिक नंबर है, नियोबियम का एटॉमिक नंबर है 41, और आपका जो रुदेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ये आपका है 44। तो वैसे तो इनका क्या होता है, अगर आप देखें तो आपका होना चाहिए 4d3 एंड 5s2, और रुदेनियम के केस में आपका होना चाहिए 4d6 5s2, बट इनका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है, ये 4d3 नहीं होता, ये होता है 4d4 एंड 5s1, और यहाँ पे हो जाएगा 4d7
एंड 5s1। तो ये आपकी x की वैल्यू हुई, ये आपकी y की वैल्यू हुई। तो x प्लस y की वैल्यू हो गई आपकी 4 + 7 = 11। तो आपकी 11 वैल्यू यहां से आएगी। क्वेश्चन नंबर 23 में है द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+। ये ऐसे है, आयन एंड डाइमिथाइल ग्लाइसिन कंटेन्स इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए जो डाइमिथाइल ग्लाइसिन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसका निकेल आयंस के साथ कैसे आपका कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है ऐसे। देखिए Ni2+ ऐसे बीच में होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड C और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3 और ये ऐसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, सेम इसी तरह इधर होगा, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर OH, इधर आपका O- और इधर आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ भी CH3 और इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है आपका, एक यहाँ पे OH, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ एक तो यहाँ हो गया OH ऐसे, OH और एक यहाँ पे क्या आप मान लीजिए O-, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, काउंट कर ले, 3 3 6 6 7 7 and 3 10 10 and 3 13 13 and 1 14। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे आपके 14, ठीक है। ये एक एक हाइड्रोजन क्यों लूज करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्या कर लेता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लूज कर देता है, यहाँ पे O- रह जाता है। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इनके साथ ही क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो अगर आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो आपके कितने 16 हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे तो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको जो नीचे आपको रिएक्शंस दी हुई हैं इसमें आपको बताई हुई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ F फॉर फॉर्मेशन ऑफ C2H6 ऑफ गैस। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं जो भी आपका कंपाउंड है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूट से बनाना होता है। तो C6H6 कैसे बना होगा, ये बना होगा 2 कार्बन, और कार्बन हमारे कौन से हैं यहाँ पे, ग्रेफाइट वाले, प्लस हाइड्रोजन 3H2 गैस, और ये हमारा बन गया C6H5। इसी की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है और हमें गिवन क्या है, ये सब। तो इसको मैं डेल H1 मानू, डेल H2, डेल H3। तो जब मैं इसको इस वाली रिएक्शन, मुझे इनके थ्रू ये वाली रिएक्शन लानी है, तो मुझे 2 कार्बन चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, ठीक है। फिर है मुझे 3 हाइड्रोजन, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, और ये दोनों मुझे ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड है। तो डेल H2 और डेल H3 में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डेल HF निकालू, 2 इंटू डेल H2 प्लस 3 इंटू डेल H3, ठीक है। और अगर मैं ये वाली रिएक्शन इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला मिल जाएगा C6H6, तो माइनस डेल H1। जब आप इनको करके देखें, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब फर्स्ट वाली रिएक्शन माइनस करेंगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे बस इसकी सिंपली वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन प्लस 3 इंटू डेल H3 की वैल्यू -286
माइनस, और ये है -1550। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगी 95 किलो जूल। 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन को जब आप 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH में मिक्स करेंगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? तो 10 टू द पावर -2 की टर्म्स में निकालना है और इसकी वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में निकालना है। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है यानी जो फाइनल मोलैरिटी वो होगी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V, राइट। अगर 3 सॉल्यूशन होते तो यहाँ पे क्या करते M3V3 और यहाँ पे प्लस V3 ये कर देते, ठीक है। तो 3 नहीं है, सिर्फ 2, कितने भी हो आप उसको ऐड करते चले जाओ और फाइनल आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। तो M1 की वैल्यू है 2, V1 की वैल्यू है 20 प्लस M2 की वैल्यू है 0.5 प्लस V2 की वैल्यू है 400 अपॉन V1 प्लस V2 हो गया आपका 42420। जब आप इसको सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 0.571 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 57.1 इंटू 10 टू द पावर -2। यही हमें बताना है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ 57, तो यहाँ क्या आपका वैल्यू आएगा 57। अब इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि जब आप मोलैरिटी निकालोगे तो वॉल्यूम तो आपको लीटर में लेना चाहिए, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नीचे भी ml है और ऊपर भी ml है। तो अगर आप इसको चेंज भी करेंगे जो जो 1000 वाला फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका रेशियो में कोई चीज आ रही है तो उसमें आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।